तो हम लोग का यूनिट 1 हो गया था। अब आते हैं यूनिट 2 पे, जो है लेवी एंड एग्जम्पशन। सबसे पहला टॉपिक है आपका डिटरमाइनिंग फैक्टर्स। तो 3 स्टेज है किसी भी टैक्सेस के अंदर, 3 स्टेज होते हैं। जीएसटी के अंदर भी वही है, लेवी, असेसमेंट, कलेक्शन। समझ गए? लेवी का मतलब क्या होता है? लेवी का मतलब था आइडेंटिफाई करना, बेसिकली सिंपल टर्म में, लेमन में कहे तो आइडेंटिफाई करना कि किस पर्सन को टैक्सेस पे करना है, किस गुड्स पे करना है, किस सर्विस पे करना है। ठीक है? जैसे कि अगर हम बात करें कैपिटल गेन, तो कैपिटल गेन किस पर लेवी होगा? कैपिटल एसेट पे। कौन पे करेगा? ट्रांसफरर। कब पे करेगा? जब कैपिटल गेन होगा। ठीक है? कैपिटल लॉस होगा तो नहीं। तो लेवी का मतलब लेमन टर्म में क्या हुआ? आइडेंटिफाई करना। ठीक है? लेवी इज द स्टेज वेयर द डिक्लेरेशन ऑफ लायबिलिटी इज मेड and the person or the property in respect of which the tax or duty is to be levied is identified and charged। समझ गए? असेसमेंट का मतलब क्या हुआ? असेसमेंट का मतलब हुआ क्वांटिफाई करना अमाउंट को, लायबिलिटी कितना होगा। जैसे जीएसटी के अंदर 18% है किसी गुड्स पे, किसी पे 5% है, कहीं 12% है। समझ गए? कहीं आरसीएम है। तो वो हुआ असेसमेंट। असेसमेंट इज द प्रोसीजर ऑफ क्वांटिफाइंग द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी, कि लायबिलिटी कितना होगा। द लायबिलिटी टू पे टैक्स और ड्यूटी डज नॉट डिपेंड अपॉन असेसमेंट। ठीक। अब आता है आपका फाइनल स्टेज, और वो क्या है? कलेक्शन ऑफ टैक्स और ड्यूटी। अब सारा चीज हो गया कि लेवी मैंने किस गुड्स पे लगेगा, किस सर्विस पे क्या लगेगा, सब कुछ हो गया। असेसमेंट हो गया, कितना अमाउंट लगेगा, किस रेट से लगेगा। अब क्या है? कलेक्शन। ठीक है? कलेक्शन। कलेक्शन कैसे होगा? तो उस बारे में बताया गया है। हम लोग बेसिकली क्या है? हम लोग को दिया गया है रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या चीज का? टैक्स कलेक्ट करने का जीएसटी के अंदर। पर यहां पे वो चीज नहीं है। यहां पे टैक्स कलेक्शन कौन करेगा? कस्टम के अंदर। कस्टम के अंदर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी के ऊपर नहीं है। यहां पे गवर्नमेंट ही कलेक्ट करती है डायरेक्टली इंपोर्टर से, एक्सपोर्टर से। जो भी इंपोर्टेड गुड या एक्सपोर्टेड गुड के लिए आता है काउंटर पे, उस इंसान से टैक्स कलेक्ट किया जाता है। तो यहां कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन अब तक जो हमने पढ़ा जीएसटी के अंदर, वहां क्या था? रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कलेक्ट टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 265 याद हो तो, शायद 265 ही था ना, जो कहा था नो अदर देन अथॉरिटी ऑफ लॉ शैल लेवी द टैक्स। आर्टिकल 265, नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो हम लोग क्या थे जीएसटी के अंदर? रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था कि आप अथॉरिटी ऑफ लॉ माने गवर्नमेंट के बिहाफ पे आप कलेक्ट करिए और जमा करिए। लेकिन कस्टम ड्यूटी में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। कस्टम ड्यूटी में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को दिया नहीं गया है। गवर्नमेंट डायरेक्टली कलेक्ट करती है इंपोर्टर से, एक्सपोर्टर से। ठीक है? अब ये जो 3 फैक्टर्स है जो दिया गया है, द लायबिलिटी टुवर्ड कस्टम ड्यूटी इज ब्रॉडली बेस्ड अपॉन फॉलोइंग 3 फैक्टर्स। यही वो 3 फैक्टर है जो इस चैप्टर में कवर है बेसिकली। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द चैप्टर जो है इसी 3 फैक्टर का एनालिसिस मान लो, ठीक है, इलेबोरेशन मान लो, चाहे जो मान लो, इन्हीं 3 का इलेबोरेशन है ये चैप्टर। पहला चीज बोला, फैक्टर क्या होगा कस्टम ड्यूटी के लिए? पहला फैक्टर गुड्स। किस गुड्स पे लगेगा? ठीक है, कब लगेगा? कब लगेगा आता है सवाल। पॉइंट, किन सर्कमस्टांसेस में लगेगा? ठीक है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के टाइम लगेगा, ऑब्वियस सा बात है। तो गुड्स, पॉइंट एंड सर्कमस्टांसेस, ये हुआ आपका पहला फैक्टर। ड्यूटी बिकम लेएबल, अंडर विच कस्टम ड्यूटी बिकम लेएबल। समझ गए? उसके बाद ये तो समझ में आ गया, ये हो गया बेसिकली। ये क्या हुआ? लेवी। ठीक है?
फिर आया प्रोसीजर, कैसे, मतलब ठीक है टैक्स लगेगा, मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ सर्टेन गुड्स और उस पर कस्टम ड्यूटी लगेगा, बट प्रोसीजर क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, अथॉरिटी कौन होगी जहां डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, वेरीफाई कौन करेगा, वो चीज हुआ प्रोसीजर एंड मैकेनिज्म एंड द ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ कस्टम ड्यूटी एंड कलेक्शन देयर ऑफ। समझ में आ गया, ये आपका हुआ सेकेंड फैक्टर। तीसरा क्या है, एग्जम्पशन। जीएसटी में भी था एग्जम्पशन, यहाँ भी है एग्जम्पशन। एग्जम्पशन करने का मतलब कि कस्टम ड्यूटी गुड्स पे लगता है, ठीक है सबको मालूम है, लेकिन सर्टेन गुड्स पे सरकार को लगता है जरूरत नहीं है, जैसे सिटी है या कोई कारणवश जो भी सिचुएशन है उस टाइम का, ऐसा देखते हुए सरकार एग्जम्प्ट करती है। समझ में आ गया। तो ये है तीन फैक्टर। हम लोग आज पहला कोशिश करेंगे तीनों खत्म हो जाए, अगर नहीं हो पाएगा तो पहला दूसरा करने का हम लोग आज कोशिश करेंगे। अब जो कस्टम ड्यूटी है ये गवर्नमेंट गुड पे भी एज लगता है, नॉन गवर्नमेंट गुड पे भी एज लगता है। कहने का मतलब चाहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट सरकार कर रही हो, चाहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैं या आप कर रहे हो, दोनों पे इक्विटेबल ट्रीट किया गया है दोनों को। ऐसा कुछ नहीं सरकार उसको अगर इंपोर्ट कर रही है तो उसको कस्टम ड्यूटी नहीं पे करना है, सरकार को भी कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ेगा अगर सरकार इंपोर्ट कर रही है तो। वो अलग बात है कि बाय नोटिफिकेशन एग्जम्प्ट किया गया है। समझ में आया, एक्ट के अंदर कोई एग्जम्पशन नहीं दिया गया है। समझ गए। Deemed provision under section 12 of the Custom Act to provide that custom duty shall be levied in the same manner on good belonging to government as they apply in respect of good not belonging to government। समझ में आया, यही वो लाइन है। तो इक्विटेबल ट्रीट किया जाएगा, हाँ, लेकिन बाय नोटिफिकेशन एग्जम्पशन दिया गया है। समझ गए, सरकार अपने लिए कहीं कहीं थोड़ा बहुत छूट दे दी है। क्यों, जैसे डिफेंस सेक्टर है तो वहां पे जैसे कौन था, राफेल, तो वो ला रहे हैं आप, अब देश के फायदे के लिए आ रहा है, ठीक है, तो वहां पे सरकार ने कहा ठीक है डिफेंस वाले लोग अगर सामान इंपोर्ट होता है डिफेंस के लिए तो उस पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगा। समझ गए। वैसे ही पुलिस फोर्स अगर कुछ इंपोर्ट करती है अपने काम के लिए तो वहां पे कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगा। ये बाय नोटिफिकेशन एग्जम्प्ट किया गया है, एक्ट के अंदर एग्जम्पशन नहीं था। अब आते हैं सबसे पहला सेक्शन जो है सेक्शन 12। सेक्शन 12 कहता है दिस सेक्शन इज द चार्जिंग सेक्शन except as provided in this act or any other law for time being in force duties of custom shall be levied at such rate। किस रेट पे होगा, तो बोला उस रेट पे होगा जो रेट स्पेसिफाई होगा कहाँ, कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 के अंदर। तो कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 के अंदर जो रेट स्पेसिफाई है उसी रेट पर आपको ड्यूटी पे करना है। और एनी अदर लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स ऑन गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, या कोई और लॉ जो सरकार टाइम टू टाइम लाएगी उसके हिसाब से आपको कस्टम ड्यूटी का जो भी रेट होगा उसके हिसाब से आपको पे करना है। समझ में आ गया। तो कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 ये वही एक्ट है जिसके अंदर आपको रेट डिफाइन है। समझ गए। फिर वही जो हमने ऊपर पढ़ा, चाहे गुड्स सरकारी हो, सरकार इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही हो, चाहे कोई आम नागरिक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, दोनों पार्ट ट्रीट होगा। समझ गए। लेकिन कोई जनरल एग्जम्पशन नहीं है, पर बाय नोटिफिकेशन एग्जम्प्ट किया गया है। अगर सर्टेन कंडीशन फुलफिल होते हैं तो, और जो प्रोसीजर सेट आउट किया गया है वो फुलफिल होता है तो नोटिफिकेशन के अंदर तो एग्जम्प्ट है। किनको किनको एग्जम्प्ट किया गया, बोला गया इंडियन नेवी अगर इंपोर्ट करती है तो, स्पेसिफिक इक्विपमेंट रिक्वायर्ड बाय पुलिस, अगर पुलिस कुछ सामान इंपोर्ट करती है कोई इक्विपमेंट अपना उनके लिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, कोस्टल गार्ड, ETC आर फुल्ली एग्जम्प्ट फ्रॉम कस्टम ड्यूटी। समझ गए। तो चाहे सरकारी सामान हो चाहे आम नागरिक का सामान हो, मैंने इंपोर्ट किया गया हो, दोनों को कस्टम ड्यूटी पे करना है जब तक कि बाय नोटिफिकेशन एग्जम्पशन ना दिया गया हो। अब आता है द फॉलोइंग प्रोपोजिशन अराइज फ्रॉम द अबव प्रोविजन। पहला, ड्यूटी ऑफ कस्टम शैल बी लेविड ऑन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स नॉट द सर्विस
इन अदर वर्ड टैक्सेबल इवेंट इज इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड। तो टैक्सेबल इवेंट क्या है? इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है आपका टैक्सेबल इवेंट। समझ में आ गया? टैक्सेबल इवेंट क्या है? इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड। इम्पोर्ट का मतलब फ्रॉम आउटसाइड, गुड्स कमिंग टू इंडिया। एक्सपोर्ट का मतलब डिफिनेशन था फ्रॉम इंडिया आउटसाइड, ठीक है। तो एक्सपोर्ट हो गया टेकिंग गुड फ्रॉम इंडिया टू द अदर कंट्री, तो हो गया एक्सपोर्ट। डेफिनेशन के हिसाब से बोला गया टैक्सेबल इवेंट क्या होगा? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। हाउएवर इट मे बी नोटेड दैट दिस लेवी इज सब्जेक्ट टू अदर सेक्शन इन द एक्ट। पर ठीक है, टैक्सेबल इवेंट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होगा, ठीक है, पर कुछ चीजें हैं जिनके बारे में आपको और जानना है। वहां पे इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, ठीक है। ये है क्या? ड्यूटी ऑन पिल्फर्ड गुड, सामान चोरी हो गया, ठीक है। अवेटमेंट ऑफ ड्यूटी ऑन डैमेज डिटेरियोरेटेड गुड, ड्यूटी कम लगेगा, क्यों? क्योंकि गुड डैमेज हो चुका है। रिमिशन ऑफ ड्यूटी ऑन लॉस्ट डिस्ट्रॉयड अबैंडन्ड गुड, रिमिशन मतलब रिफंड, रिफंड ऑफ ड्यूटी ऑन लॉस्ट डिस्ट्रॉय अबैंडन्ड गुड। अब इस सेक्शन 13, 22, 23 क्या है, ये आपका कवर होगा जब आप पढ़िएगा ये वाला पॉइंट जब आएगा, तब इस चीज को कवर किया जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना, सेक्शन 13, 22, 23 इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। द ड्यूटी शैल बी चार्ज एट सच रेट, अभी पढ़ा हमने, किस रेट पे? कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 के अंदर जो रेट बताया गया है उस रेट पे। गवर्नमेंट गुड शैल बी ट्रीटेड एट पार विथ नॉन गवर्नमेंट गुड, तो हमने अभी यही ऊपर में एज इट इज रीड किया था, उसी का ये एक्सप्लेनेशन है, समझिए एक तरह से। अब आते हैं एनालिसिस पार्ट पे, तो एक चीज लिखा, कस्टम ड्यूटी किस पे चार्ज होगा? गुड्स पे। कस्टम ड्यूटी किस पर है? गुड्स पे, पर्सन पे नहीं है, गुड्स पे। जो भी पर्सन उस गुड्स को क्लियर कराने आएगा कस्टम स्टेशन, मान लेते हैं कस्टम स्टेशन है, जो भी बंदा उस गुड्स को क्लियर कराने आएगा कस्टम स्टेशन पे, क्या उस पर कस्टम ड्यूटी है? नहीं, इस गुड्स पे कस्टम ड्यूटी है जो यहाँ रखा हुआ है। तो जो भी इंसान आए, एजेंट आए, प्रिंसिपल खुद आए, ठीक है, कंसाइनर आए, कंसाइनी आए, चाहे जो आए, जो भी इंसान इस गुड्स को क्लियर कराने आएगा उसको ड्यूटी पे करना है, क्योंकि ड्यूटी किसके ऊपर है? इस गुड्स के ऊपर है। इसके ऊपर फॉर एग्जांपल 40% ड्यूटी है और इसका वैल्यू मान लेते हैं 1 लाख है, तो 40,000 रुपये कौन पे करेगा? वो इंसान पे करेगा जो इस गुड्स को क्लियर कराने आएगा। जरूरी नहीं है कि वो इंसान वही हो जिसने इंपोर्ट किया हो, ठीक है। ये भी जरूरी नहीं कि वो इंसान वही हो जो ड्यूटी पे कर रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, समझ गए? तो हो सकता है कि ये इंसान ड्यूटी पे करने आया हो, इसका गुड्स ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुड्स इस इंसान का हो, इसने कहा ए मेरे पास समय नहीं है, तुम जाके मेरे बिहाफ पे उसे ले आओ, मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ, तो डॉक्यूमेंट लेके जाओ, ले आओ। तो फर्क नहीं पड़ रहा कौन ड्यूटी पे कर रहा है या किसने इंपोर्ट किया है, ड्यूटी गुड्स पे है। जो भी इंसान इस गुड्स को क्लियर कराने आएगा ड्यूटी पे करेगा 40,000। समझ में आ गया? टैक्सेबल इवेंट, इंपोर्ट ऑफ गुड्स इनटू इंडिया, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम इंडिया। टैक्सेबल इवेंट क्या होगा? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। अब दिक्कत क्या है कि जब हमने मैरीटाइम एक्ट पढ़ा जो ऊपर में था हमारा, उसमें क्या बोला? जैसे ही 12 नॉटिकल माइल में इंटर किया शिप, आपके पास अधिकार है। लेकिन सरकार ने कहा ये बहुत दिक्कत है इस सब चीज में कि यार कब कौन इंटर कर गया, सबका नाव पकड़ के जबरदस्ती टैक्स वसूले उससे, अरे समय लगता है। किसी को जबरदस्ती नाव, गलती से नाव घुस गया 12 नॉटिकल माइल के अंदर, तब क्या उसको पकड़ के उससे कस्टम ड्यूटी मांगोगे? नहीं, दिक्कत है। तो सरकार ने कहा ये सब बड़ा प्रॉब्लमेटिक है, बहुत सारा केस उस भी हुआ, केस उस होने के बाद जजमेंट आया, इस जजमेंट को ही हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ टैक्सेशन जो है कस्टम ड्यूटी का, ये जजमेंट से क्लैरिफाई हुआ किस पॉइंट पे कस्टम ड्यूटी लगेगा, ठीक है, कब लगेगा, समझ गए? हाँ, ये लिख लो, बट दिस मैटर इज नो लॉन्गर रेस इंटीग्रा। तो रेस इंटीग्रा का मतलब होता है एन अनटच्ड थिंग, ठीक है। तो नो लॉन्गर एन
अनटच थी। मैंने अब ये जो प्रॉब्लम था कि 12 नॉटिकल माइल में घुस गया तो उसको जबरदस्ती पैसा वसूलोगे, ठीक है, तो क्या करेगा, पैसा देगा नहीं, चल जाएगा कोर्ट में। तो वही सब हुआ, चल गया कोर्ट में। अब कोर्ट में गया तो कोर्ट में बहस हुआ, तो बहस हुआ, सरकार ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो इसे प्रॉब्लम बहुत देखा जा रहा है, अब बेचारा गलती से ही घुसा है, जान के नहीं घुसा है, कोई इलीगल सामान नहीं था, कुछ लॉ को तोड़ नहीं रहा था, गलती हो गया है, जेन्युइन गलती है। अब पानी में कहाँ पे 12 नॉटिकल माइल खत्म है, कहाँ तक है, सो क्या मालूम। तो केस हुआ था गार्डन सिल्क मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1999। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कब कस्टम ड्यूटी लगेगा, टैक्सेबल इवेंट कब बोलेगा, तो बोला गया जब बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट होगा फॉर होम कंजम्पशन। अगर गुड्स डायरेक्टली क्लियर हो रहा है, तुम्हारे पास काफी पैसा है, तुम्हारे पास कस्टम ड्यूटी पे करने का पैसा है, तुम वेयर हाउस में रखना नहीं चाह रहे हो, तब का केस बताया। मतलब मेरे पास पैसा है या फिर मेरा कंडीशन ठीक है, मतलब मुझे ऐसा नहीं है कि सामान जगह बाहर सस्ता पड़ रहा है, सामान रखना, गोदाम बाहर सस्ता है, ठीक है, या मुझे तुरंत ही चाहिए गुड्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज करना है, तो मैं गोदाम का यूज क्यों करूंगा, सरकारी वेयर हाउस का यूज नहीं करूंगा। सरकारी वेयर हाउस का यूज नहीं करूंगा, डायरेक्टली क्या करूंगा, जाऊंगा अपना बिल ऑफ एंट्री लेके, बोलूंगा लो भैया बिल ऑफ एंट्री और मेरा सामान क्लियर करो, लो कस्टम ड्यूटी, और मैं जा रहा हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने वही कहा, ऑब्जर्व दैट इंपोर्ट ऑफ गुड कमेंस। कमेंस कब होगा, जब तुम टेरिटोरियल वाटर एंटर कर जाओगे, पर ये कंटिन्यू रहेगा कब तक, जब तक कंप्लीट ना हो जाए। मतलब वो जो इंपोर्टेड गुड है वो बिकम पार्ट ऑफ मास ऑफ गुड विद इन द कंट्री। अब समझो, कभी भी तुम जो बोलते हो ना इंपोर्टेड गुड, कभी बोलना मत, जेल हो सकता है तुमको। इंपोर्टेड गुड्स का मतलब तभी तक है जब तक इस पर कस्टम ड्यूटी नहीं पे किया गया है। जैसे ही इस पर तुम कस्टम ड्यूटी पे कर देते हो, अब ये इंपोर्टेड गुड नहीं रहा, अब ये क्या बन गया, बिकम पार्ट ऑफ द मास ऑफ गुड विद इन द कंट्री। अब ये तुम्हारा अपना सामान बन गया, इंडिया का सामान बन गया, ठीक है। इंपोर्टेड गुड का मतलब होता है जब तक उस पर कस्टम ड्यूटी नहीं पे किया गया है तभी तक उसको इंपोर्टेड गुड कहा जाता है। जैसे उस पर कस्टम ड्यूटी तुमने पे कर दिया, अब वो इंपोर्टेड गुड नहीं रहा, पर लेमन टर्म में लोग उसे इंपोर्टेड गुड बोलते हैं, नो डाउट। लेकिन जैसे ही कस्टम ड्यूटी पे कर चुके हैं अब वो सामान इंपोर्टेड नहीं है, अब वो इंडिया का प्रोडक्ट बन चुका है, अब इंडिया में उसे आप बेच सकते हैं, अब वो इंडियन गुड्स है, ठीक। द टैक्सेबल इवेंट being reached at a time when good reach the custom barrier and bill of entry for home consumption is filed। तो पॉइंट ऑफ टैक्सेशन क्या हुआ, प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन, समझ गए, प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। लेकिन अगर तुमने वेयर हाउस करवा दिया, मैंने गुड्स को वेयर हाउस में रखवा दिया, तो उस केस में होगा बिल ऑफ एंट्री जब तुम प्रेजेंट करोगे फिर होम कंजम्पशन के लिए, ठीक है। In case of warehouse good, the goods continue to be in the custom bond. Hence, import take place only when the goods are cleared from the warehouse. The taxable event occur when the good cross custom barrier, ठीक है, not when the goods land in India or enter territorial water। तो कहा गया ऐसा नहीं है कि जैसे पानी में घुस गए या इंडिया में आ भी गया, मैंने इंडिया के लैंड पे सामान उतर गया, तो वो टैक्सेबल इवेंट नहीं है। टैक्सेबल इवेंट कम है जब तुम गुड्स को क्लियर कराओगे, जब तुम गुड्स को क्लियर करने जाओगे किसके पास, कस्टम अथॉरिटी के पास, क्या लेकर के, बिल ऑफ एंट्री, ठीक है, फॉर होम कंजम्पशन, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन, याद रखना। एक्सपोर्ट के केस में कहा गया एक्सपोर्ट शुरू कब होगा, तो बोला गया एक्सपोर्ट शुरू होगा जब गुड क्रॉस कर जाएगा टेरिटोरियल वाटर को, काम खत्म, कंप्लीट तब होगा। तो शुरू कब होगा, तो शुरू जब जाओगे, एक्सपोर्ट तो अपने कंट्रोल में है ना, सामान अपने यहाँ है इंडिया में, लेके आए हो ना, लाओ ड्यूटी लाओ, ड्यूटी लाओ, उसके बाद सामान यहाँ से पार करेगा। ये अगर मान लो कस्टम स्टेशन का ये अथॉरिटी यहाँ बैठा हुआ है, तुम सामान लेके आए तो क्या बोलेगा, रुको, ये बोलेगा रुको, सामान चेक करेगा, ड्यूटी निकालेगा, और क्या बोलेगा, ड्यूटी जमा करो, अब ये सामान यहाँ से क्रॉस करेगा, ठीक है। तो बताया गया स्टार्ट कब होगा, जब तुम यहाँ आओगे, खत्म कब होगा, जब तुम टेरिटोरियल वाटर पार कर जाओगे, तो तुम्हारा एक्सपोर्ट खत्म हो जाएगा। अब क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन और क्लियरेंस फॉर वेयर हाउस का मतलब क्या हुआ, तो
जान ही रहे हो, होम क्वेश्चन मतलब क्या हुआ, अब ड्यूटी तुमने पे कर दिया है, इसका मतलब क्या हुआ, अभी ड्यूटी नहीं पे करना चाह रहे हो, पैसा नहीं है, कोई और कारण है, ठीक है, तो रखवा कहाँ दिए, वेयर हाउस में, सरकारी वेयर हाउस, जो वेयर हाउस डेफिनेशन में था, सेक्शन 57, 58, 58A, 3 सेक्शन, आगे पढ़ोगे चैप्टर है पूरा वेयर हाउस पे एक, ठीक है। पर वेयर हाउस में रखवाना ऐसा नहीं कि वेयर हाउस में फ्री में रख लेगा वो, सरकार को डर है ना, उसका होता तुम नहीं आओ तो क्या हो जाएगा, सरकार बोलती है अगर तुम नहीं आए हमको डर है इसलिए तुम एक बॉन्ड साइन करो, अपना रेवेन्यू को सेफगार्ड करने के लिए सरकार कहती है बॉन्ड साइन करने, और वो बॉन्ड कितना के बराबर होता है, सम इक्वल टू थ्राइस, 3 गुना, काची का 3 गुना, ड्यूटी जो असेस हुआ था जब गुड्स इंपोर्ट हुआ था, ठीक है, जब गुड्स आया वहां उतरा तो असेसमेंट होता है उसका, असेसमेंट हुआ, उसका वैल्यू निकाला उसने कि हाँ ये वैल्यू हुआ, ये उस पर लायबिलिटी हुआ, अब जो आदमी इसको क्लियर कराने आएगा ड्यूटी पे करेगा, और तुम आए बोले भैया क्लियर नहीं करवाना है, अभी वेयर हाउस में रखवाना है हमको, तो बोला ठीक है, वो तो ठीक है वेयर हाउस में रख देंगे, लेकिन नहीं आए तो क्या करेंगे, तो अभी तुम क्या करो, एक बॉन्ड दो, लिख के दो, मतलब बॉन्ड दो, उसमें लिखो कि अगर मैं कुछ भी कारण हुआ, मैंने किसी कारण से कोई प्रॉब्लम हुआ तो 3 गुना लगान दूंगा, ठीक है, वही 2 गुना नहीं 3 गुना लगान, ठीक है, 3 गुना लगान देना पड़ेगा, समझ में आ गया। साथ ही साथ तुमको चार्जेस देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा और इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, समझ गए, गुड्स को स्टोर करने के लिए वेयर हाउस में। अब आता है तुम्हारा स्पेशल सर्कमस्टांसेस, तो इसको पढ़ेंगे आराम से, ठीक है। ये तो अपना फर्स्ट पॉइंट का जो था तुम्हारा बेसिक खत्म हो गया, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट फैक्टर जो था खत्म हो गया। अब आओ सेकंड फैक्टर पे, अब आओ सेकंड फैक्टर पे, ठीक है। तो अब तुम समझ गए ड्यूटी कब लगेगा, कब लगेगा, अगर इंपोर्ट है तो कब लगेगा, डेट ऑन विच बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन इज फाइल्ड, ठीक। अब आते हैं हम लोग उस पॉइंट पे जो सेकंड फैक्टर था, नीचे आते जाओ, ये हम लोग पढ़ेंगे आराम से, ये पहले तुम्हारा क्लियर हो जाए, हाँ ये वाला पॉइंट एक पढ़ लो, गुड्स डेडलिफ्ट ब्रेक ईटीसी। अब देखो ये क्यों लाया गया, सेक्शन 21 क्यों लाया गया, देखो इंसान जो है ना कुरफाती दिमाग का है, ठीक है, सरकार ने कहा कस्टम ड्यूटी लगेगा, बोला कब लगेगा, बोला जब बिल ऑफ एंट्री लेके आओगे तब लगेगा, जब सामान उतरेगा नाव से या जहाज से, पानी का जहाज, हवाई जहाज, चाहे लैंड स्टेशन पे ट्रक आएगा, ठीक है, अब बिल ऑफ एंट्री लेके आओगे तब लगेगा, तो बोला ठीक है आएगा, उसे तो यार थोड़ा दिक्कत है, काम कर दो ना, मैंने अपने जो भी मेरा जहाज वाला था जो सामान लेके आ रहा था पानी से, उसको मैंने कहा एक काम करो, सामान को ना जैसे 12 नॉटिकल माइल से पहले पानी में बहा देना, ठीक है, वो तैरता हुआ मेरे पास पहुंच जाएगा, अब उस पर तो कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगा ना, क्योंकि वो गुड अनइंटेंशनली इंडिया में आ रहा है, इंटेंशन नहीं है वहां पे, मतलब मैंने इंपोर्ट ही नहीं किया ना, वो तैरता हुआ आ गया, नहीं समझे, तो इंसान तो कुरफाती दिमाग का है, तो सरकार भी उतनी ही कुरफाती दिमाग की है, उसने कहा ऐसे कैसे, बोला अगर सामान तैरते हुए भी मेरे शोर पे आ गया, मतलब मेरे बाउंड्री पे आ गया, अगर उस सामान को तुमको इंडिया में यूज करना है, मैंने इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज करना है, सप्लाई के लिए यूज करना है, इंडिया में सेल करना है, या इंडिया में उसका सेल परचेस करना है, कुछ भी करना है, लीज करना है, तो इंपोर्ट ड्यूटी उस पर भी लेंगे, नहीं समझे, कहने का मतलब अगर कोई सामान तैरते हुए, ठीक है, इंटेंशनली नहीं, कोई जहाज उसको यहाँ लाके नहीं छोड़ रहा, तैरते हुए आ गया अपने मन से, तो भी उस गुड्स पे कस्टम ड्यूटी लगेगा, ये कहा सेक्शन 21 में, क्या कहा, अगर कोई सामान खुद से तैरते हुए भी आ गया तो उस पर भी कस्टम ड्यूटी लगेगा, तुम ये नहीं कह सकते कि मैंने इसे इंपोर्ट कहाँ किया, मैंने नहीं मंगाया, ये तो खुद आ गया है, आया समझ में, तो बोलोगे सर तो बहुत बड़ा है लैंड मास, कुछ भी कर सकते हम लोग, अब क्यों करने का तो कुछ भी कर सकते हैं, 4000 किलो जो भी था ड्रग्स मुद्रा पोर्ट पे पकड़ाया नहीं था क्या, तो इंसान करने को तो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, पर एक्ट डिजाइन होता है इस हिसाब से कि लोग
ना करे, डरे या जो भी हो, कानून का पालन करे। नहीं पालन करना तो बहुत, पर कानून होगा तब ना किसी पे तुम लगा पाओगे कि अच्छा कोई पकड़ा गया रिस्ट्रिक्शन लगा पाएंगे। अगर ड्रग्स को इलीगल ना किया जाए तो ड्रग्स आ सकता है इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले कानून बनाओगे तब ना किसी को बोल पाओगे देखो कानून के खिलाफ है। अगर एक कानून में ना लिखे तो ठीक है, तो आज सामान ऐसे आने का आता है इंडिया में, ऐसा नहीं है। फ्लोट होते हुए अति होते हुए इनलीगल सामान लोग ऐसे ही लाता है इंडिया के अंदर। पर अगर कानून रहेगा तब ना किसी को बोल पाओगे तुमने कानून अपराध किया है, गलती किया है। तो इसलिए सेक्शन आया, समझ में आया क्यों? ताकि हम लोगों को कह सके हाँ ये कानूनी अपराध है, इस सेक्शन के अंदर आपने ये ऐसा किया है, ठीक है। तो अगर कोई सामान तैरता हुआ डूबता हुआ जैसे भी रेक हो चाहे जो भी अगर इंडिया आता है तो उस पर भी एज इट इज ट्रीट किया जाएगा कि इंपोर्ट हुआ है इंडिया में, ठीक है। जब तक कि प्रॉपर ऑफिसर को ऐसा ना लगे कि ड्यूटी फ्री गुड्स है, ठीक है। ड्यूटी ठीक है, कुछ और कारण है ड्यूटी फ्री है, इस पर नहीं लगेगा, ठीक। तो जब तक ऐसा ना हो कि कमिश्नर को लगता ना हो कि ड्यूटी फ्री है प्रॉपर ऑफिसर को, तब तक हम लोग क्या मानेंगे कि वो भी एज इट इज ट्रीट होगा। जो गुड्स इंटेंशनली इंडिया में आता, जो उसके लिए प्रोसीजर था, मैकेनिज्म था, जो उस पर रेट्स था, वो सेम चीज इस पे भी एप्लीकेबल होगा, समझ गए। अब इन सब का मतलब क्या है? डेरलिक्ट का मतलब क्या है? इसका मतलब है कोई कार्गो या वेसल, मैंने पानी का जहाज जिसको लोगों ने अबैंडन कर दिया। क्यों? क्योंकि उसका रिकवरी करना ज़्यादा महंगा पड़ रहा था। होता है कभी कभी नाव कहीं कहीं पानी में फंस जाता है, ठीक है, और जो कंपनियां हैं उस नाव को वहां से वापस लाना ज़्यादा कॉस्टली होता है छोड़ने से। तो लोग क्या करते हैं, उस नाव को वहीं छोड़ देते हैं, बाकी लोग अपना जो भी शिप होता है छोटा वाला जहाज उस पर बैठ करके आ जाते हैं लाइफ बोट में, ठीक है। या उनके लिए जहाज भेजा जाता है कि ठीक है इस पे आप लोग लोड होके आ जाइए, उसको छोड़ दीजिए वहीं पे। तो अगर वो तैरते हुए मेरे शोर पे आ जाए, इंडिया के किसी भी कोस्ट पे आकर लग जाए और उसमें कोई सामान है, ठीक है, तो उस सामान पे भी इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा, समझिए। उस सामान पे भी कस्टम ड्यूटी लगेगा अगर कोई उस सामान को लेना चाह रहा है तो, समझ में आया। जेटसम क्या होता है? अगर जहाज डूब रहा हो तो लोग पानी में सामान फेंक देते हैं। टाइटैनिक देखा होगा? नहीं, टाइटैनिक में लोग शायद सामान नहीं फेंक रहे थे, या फेंका था, जो भी हो मैंने नहीं देखा ठीक से। तो अगर जहाज डूब रहा हो तो लोग सामान को पानी में फेंक देते हैं, उसको कहते हैं जेटसम। इसी जेटसम में कुछ सामान जो भारी है वो पानी के नीचे दब जाएगा, पर कुछ सामान फ्लोट करते रहेगा, उसको कहेंगे फ्लोटसम। समझ में आ गया? रेक क्या होता है? पानी का जहाज को पूरा तोड़ ताड़ दिया, ठीक है, बहुत हल्फा तेज था, हल्फा को हो या फिर टाइट्स बहुत तेज थे, तो टाइट्स ने क्या किया, पूरे नाव को टुकड़े टुकड़े कर दिया, तो उसको कहते हैं रेक। अगर वो रेक भी आकर के लगेगा मेरे शोर पे, मतलब मेरे कोस्ट पे, तो अगर कोई उसको लेना चाहे, स्क्रैप मटेरियल भी बिकता है, ठीक है, तो उस स्क्रैप पे भी कस्टम ड्यूटी लगेगा अगर कोई लेता है तो। क्योंकि कस्टम ड्यूटी किस पर है? गुड्स पे है, ना कि पर्सन हु पेइंग द ड्यूटी या पर्सन हु इज इंपोर्टिंग द गुड। इस पर कभी भी कस्टम ड्यूटी नहीं है। जीएसटी किस पर था? पर्सन पे था। किस पर्सन पे? द पर्सन हु कंज्यूम द गुड। जो पर्सन लास्ट में कंज्यूम कर रहा था वो जीएसटी का बर्डन सहता था। लेकिन कस्टम ड्यूटी में ऐसा नहीं है। कस्टम ड्यूटी में कहा गया कि बर्डन पर्सन पे नहीं है, गुड्स पे है। जो भी आए, जो भी इस गुड्स को आय क्लियर कराने के लिए उसको कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ेगा। अब जेटसम और फ्लोटसम का फर्क क्या समझ ही गए हो? जेटसम मतलब क्या? जब पानी में जहाज डूब रहा तो लोग सामान फेंक देते हैं। अब फ्लोटसम क्या होता है? वही जो नीचे नहीं गिरा, ये सॉरी, हाँ जेटसम, ठीक है। फ्लोटसम क्या होगा? वही जो तैरता रह गया फ्लोटसम हो गया। जेटसम गेट्स संक वेयर एज फ्लोटसम डज नॉट सिंक। समझ में आ गया? जेटसम फेंकोगे पानी में डूब जाएगा, फ्लोटसम डूबेगा नहीं, तैरता रह जाएगा। अब ये है आपका रूल्स, मतलब रूल 2022, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे उसी के साथ जो हमने ऊपर छोड़ा है। अब आते हैं अपने सेकंड फैक्टर पे जो हमारा था प्रोसीजर मैकेनिज्म
ये रहा आपका प्रोसीजर, मैकेनिज्म एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर असेसमेंट ऑफ ड्यूटी। अब कस्टम ड्यूटी लगना है, ठीक है, तो प्रोसेस क्या होगा? तो प्रोसेस में ये स्टेजेस इन्वॉल्व हैं। कौन से स्टेजेस? पहला स्टेज क्या है? डिटरमाइन करना क्वांटिटी और वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट। उसके बाद क्या है? टैरिफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जैसे अपना जीएसटी में था, एडजस्टेड हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, जहां गुड्स क्लासिफाई किया गया था। ऐसे क्लासिफाई करना, पहले गुड्स को क्लासिफाई करेगा, उसके बाद क्या करेगा? क्लासिफाई हो गया तो क्लासिफाई होने के बाद हमें पता चलेगा रेट क्या है उस गुड्स पे, तो एप्रोप्रिएट रेट ऑफ ड्यूटी आफ्टर कंसीडरिंग एग्जाम्पशन अबेटमेंट रिमिशन। मतलब एग्जाम्पशन मतलब पूरी तरह से कस्टम ड्यूटी लगेगा ही नहीं, अबेटमेंट मतलब रिड्यूस ड्यूटी, और रिमिशन मतलब रिफंड ऑफ ड्यूटी। ठीक है, इसका मतलब रिड्यूस्ड ड्यूटी होता है, इसका मतलब रिफंड होता है लेमन टर्म। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद गुड्स क्लियर होगा, ड्यूटी पे होगा, काम खत्म, या फिर वेयर हाउस में जाएगा। तो ये 4 स्टेज है। पहला स्टेज क्या है? क्वांटिटी डिटरमाइन करना, वैल्यू डिटरमाइन करना। दूसरा स्टेज क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ गुड, माने किस क्लास में गुड फॉल करेगा। फर्नीचर है कि रेफ्रिजरेटर है कि टीवी है कि कार है कि बाइक है कि ट्रक है। उसके बाद रेट क्या है? बाइक का रेट अलग है, कार का रेट अलग है, कार में भी वॉल्क्सवैगन है, कार में भी ऑडी है, नहीं समझे? तो उस पर क्या रेट है? अब सर गुड्स डैमेज हो गया हो, तो डैमेज हो गया तो क्या करेंगे? अबेटमेंट, रिड्यूस ड्यूटी। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा। तो समझो ये जो 3 स्टेज है ना, ये पहले ही कंप्लीट हो जाता है, नहीं समझे? ये कस्टम ऑफिसर का काम है ये करना। ये तुम जब जाओगे तुमको बताएगा कि देखो इस गुड्स का वैल्यू ये है, इसका क्वांटिटी इतना है, इसमें क्लासिफाई कर रहा है, रेट ये है। तो अब तुमको क्लियर करवाना है तो करवाओ, नहीं करवाना है वेयरहाउस में रखवाओ, या फिर तुम्हारे पास पैसा नहीं तो जाओ यहाँ से, जो आएगा उसको देंगे। समझ में आ गया? जिसके पास भी डॉक्यूमेंट होगा, वो बिल ऑफ लैंडिंग होगा या जो भी, जो जैसे तुमने सामान मंगवाया है, इंपोर्ट किया है, तो तुम्हारे एक्सपोर्टर ने कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट दिया होगा ना प्रूफ के लिए, जो तुम जमा करोगे, हाँ देखिए मेरे पास सामान का है। ठीक है, तो ये तीनों काम बेसिकली है किसका? ये तीनों काम तुम्हारा वहाँ का कस्टम ऑफिसर ही करेगा। वही लोग ये सारा वैल्यू डिटरमाइन, हाँ तुम बताओगे कि सर ये वैल्यू है, सर ये क्लासिफिकेशन है, सर ये रेट है, पर वो अपने भी चेक करेगा और फिर बोले ना ये वैल्यू कुछ और होगा, क्लासिफिकेशन इसमें नहीं, इसमें फॉल करेगा, रेट ये होगा, या फिर तुमसे वो एग्री कर जाएगा तो ठीक है कि हाँ आप सही बोल रहे हैं, यही चीज है। समझ में आ गया? अब इसी में तो गेम होता है ना, वो जो सुनते हो न्यूज व्यूज में कि यार ये वैल्यू कर दिया, ये वो कर दिया, यही चीज होता है। यही पे वैल्यू कम दिखाता है, समझे? जैसे चाइना का कहना था अभी रिपोर्ट के हिसाब से, कि चाइना का कहना था कि कुछ पता नहीं कुछ था, जो भी सर्टेन बड़ा अमाउंट था, उसने इतना एक्सपोर्ट किया इंडिया में, जबकि इंडिया का डाटा था उससे कम था, कि हमने इतना ही इंपोर्ट किया है चाइना से। समझ में आया? तो वो क्या था? वही गेम था। यहाँ लोगों ने वैल्यू कम डिक्लेयर किया उसका। समझ में आया? तो ये होते रहता है। खैर चलो हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। अब जो वैल्यूएशन है वो तो हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 में, लेकिन रेट क्या होगा, रेट क्या होगा वो जानेंगे आज। अब हम लोगों ने जीएसटी में भी पढ़ा था कि अगर रेट क्या होगा, तो उसमें था टाइम ऑफ सप्लाई, जो बताया कि रेट ये इस दिन जो रेट होगा वही रेट होगा, और उसमें चेंज ऑफ रेट होगा तो ही बताया, चेंज ऑफ रेट होगा तो क्या क्लाउज है। ठीक है, उसमें 3 कंडीशन था। और सी यहाँ पर भी है, अगर सामान आया और डायरेक्टली क्लियर हो गया होम कंजम्पशन के लिए, ठीक है, तो उसके केस में कहा गया कि रेट क्या होगा, तो बोला डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री या डेट ऑफ एंट्री इन वाट। जिस दिन वेसल आया, जिस दिन हवाई जहाज आया, जिस दिन ट्रक आया, वो डेट, या डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री, जो दोनों में से बाद हो, उस डेट को जो रेट होगा उस रेट को लेंगे। ठीक है, तो सर अभी ऊपर क्या पढ़ा था हमने? वो पॉइंट था, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन।
कस्टम ड्यूटी लगेगा कब? तो कस्टम ड्यूटी लगेगा इस डेट को, जिस दिन बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट करने तुम पहुंच गए उसी दिन कस्टम ड्यूटी पे करना है तुमको। ठीक है, कोई दिक्कत? बोला गया गुड्स क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन और वेयर हाउस, सामान तुमने क्लियर नहीं कराया आते के साथ, रखवा दिया वेयर हाउस में। तो वेयर हाउस में रखवाने का मतलब क्या है? गाड़ी तो पहले ही आ चुका होगा, तो बचा कौन सा डेट? खाली यही एक डेट है। ये डेट कब आएगा? बाद में आएगा। तो है यही सेक्शन, पर क्या है कि यहाँ क्लियर है कि ये वाला काम तो पहले ही हो चुका है। अगर सामान वेयर हाउस में रखा हुआ है तो ये चीज़ तो हो चुका है, तो इस डेट को कर दिया गायब, बस ये वाला डेट को लिख दिया, डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन। समझ में आया? अगर कोई और केस है, एनी अदर गुड, तो डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी, जिस दिन ड्यूटी पे कर रहे हो उस दिन जो रेट होगा, उस दिन जो कस्टम ड्यूटी का रेट होगा वो एप्लीकेबल होगा। अब कुछ क्वेश्चन है, देखो। बिल ऑफ एंट्री इज प्रेजेंटेड ऑन 1 जनवरी, तुमने बिल ऑफ एंट्री कब प्रेजेंट किया? 1 जनवरी को। लेकिन वेसल किस दिन आया? 3 जनवरी को। तो इस केस में रेट क्या लगेगा तुम पर? 3 जनवरी वाला। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो अब कहोगे सर 3 जनवरी का रेट लगेगा तो मैं टैक्सेस कैसे इस दिन पे करूंगा? तो इस केस में तुम्हें डिफर किया जाता है। बेसिकली पॉइंट जो है, इंपोर्टेशन का क्या बोला था? स्टार्ट कब होगा? जब वेसल इंटर करेगा। इंड कब होगा? जब बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट होगा होम कंजम्पशन के लिए, या फिर गुड्स क्लियर होगा तब। पर गुड्स अभी क्लियर नहीं हुआ है, इस वाले केस में टैक्सेस को कुछ दिन के लिए डिफर किया जाता है। कहा जाता है ठीक है, समय से पहले आ गए हो? बोला हाँ। क्यों आए हो? तो बताने के लिए। क्या बताने? तो बोला ये 3 चीज आपको, क्वांटिटी, वैल्यू, ये रेट। बोला वो सब तो ठीक है, बट रेट तो डिटरमाइन कब होगा? जब जहाज आएगा तुम्हारा तब ना, जहाज तो आया नहीं तुम्हारा। तो क्या कहा गया? जब जहाज आएगा तब रेट डिटरमाइन करेंगे और तब गुड्स क्लियर होगा। भले तुम बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट कर दिए हो, पर उसका मतलब ये थोड़े है कि गुड्स क्लियर हो गया। ऊपर का डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन। समझ गए? यहां पे तुमने सिर्फ बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट किया, होम कंजम्पशन के लिए क्लियर नहीं हुआ है। जब वो क्लियर होगा उसी टाइम कस्टम ड्यूटी लगेगा। समझ में आ गया? तो 3 जनवरी को जो रेट होगा वो रेट लगेगा, भले तुमने बिल ऑफ एंट्री पहले प्रेजेंट कर दिया था। कोई दिक्कत? एक और क्वेश्चन है, देखो। रेट था 40% 31 मई को, ठीक है, जब वेसल आया। बिल ऑफ एंट्री वेयर हाउस के लिए फाइल कर दिया 2 जून को। तो इसका मतलब जब डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल्ड होगा उस टाइम जो रेट होगा वही रेट एप्लीकेबल होगा। 15 अक्टूबर को रेट चेंज हो गया, 25% कर दिया गया, और तुमने बिल ऑफ एंट्री 20 अक्टूबर को फाइल किया, तो तुम पर रेट क्या एप्लीकेबल होगा? 15 अक्टूबर को रेट चेंज हो गया, 40 से 25 हो गया, तो मेरे पर रेट क्या एप्लीकेबल होगा? 25%, ना कि 40%। समझ में आ गया? The relevant date for determination of rate of duty and tariff value in case of good cleared from a warehouse is the date on which bill of entry for home consumption in respect of such good is presented. तो 20 तारीख को रेट क्या था उस गुड्स का? 25%, तो वो लगेगा। तो कस्टम डिपार्टमेंट ने गलती किया 40% लगा करके। समझ में आ गया? अब है ये तुम्हारा थर्ड फैक्टर जो था, रिमिशन, अवेटमेंट, एग्जम्पशन। अब पिलफर्ड गुड। अब ये पिलफर्ड गुड क्या होता है? पिलफर्ड मतलब चोरी होना, सामान चोरी हो गया। पर चोरी कब हुआ? सरकार, इंडियन गवर्नमेंट माने इंडियन कस्टम डिपार्टमेंट तुम्हारे गुड्स के लिए कब लायबल होगा? जब पानी में जहाज चल रहा था, क्या तब लायबल होगा? जब ये शिप पानी में आ रहा था और इस पर तुम्हारा सामान रखा हुआ था, ये सामान यहाँ चोरी हो गया, अभी पानी में ही था, क्या तब कस्टम डिपार्टमेंट लायबल है तुम्हारे गुड के लिए? नहीं। इस टाइम लायबल कौन है? या तो ये कंपनी लायबल है या तो तुम्हारा एक्सपोर्टर लायबल हो, जो लायबल हो। ठीक है?
इंडियन कस्टम डिपार्टमेंट तुम्हारे गुड्स के लिए कब लायबल है? जब वो इंडियन कस्टम स्टेशन पे पहुंच जाएगा गुड्स, पहुंचने पे भी लायबल नहीं है, जब ये सामान यहां उतर जाएगा। इफ एनी इंपोर्टेड गुड्स आर पिल्फर्ड, मैंने चोरी हो गया, कब? आफ्टर द अनलोडिंग, मतलब जब वो अनलोड हो जाएगा ना यहाँ पे, तब लायबल है कौन? कस्टम डिपार्टमेंट, कि तुम्हारा सामान चोरी हुआ। क्यों? क्योंकि अब इस गुड्स किसके निगरानी में है? अब ये कस्टम डिपार्टमेंट के निगरानी में। जब तक ये पानी के जहाज पे था, या यहाँ जब जहाज लग भी गया तब भी इसके लिए वो लायबल नहीं था, कि अभी वो इस जहाज पे था। जब वो इस जहाज से उतर गया तब वो लायबल है। कौन लायबल है? कस्टम डिपार्टमेंट। एंड बिफोर द प्रॉपर ऑफिसर हैज मेड एन ऑर्डर फॉर क्लियरेंस ऑफ होम कंजम्पशन और डिपॉजिट इन वेयर हाउस। तो पिल्फर्ड गुड, अगर गुड्स चोरी हो गया, तुम आए, तुमने डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया, सर देखिए वहां से एक्सपोर्टर ने ये बिल दिया था, ये लीजिए बिल। तो बोला इस बिल में तो 10 लाख का वैल्यू है, तो 10 लाख का 40% 4 लाख रुपए कस्टम ड्यूटी लगेगा, ठीक है। लेकिन जब सामान उतरा तब वो 10 लाख का था, 10 लाख का था। लेकिन जब सामान क्लियर करने गए तुम, तो 10 लाख का नहीं 9 लाख का ही सामान था। तो अब कैसे पता करें कि यहाँ पे ये सामान 10 लाख का था कि नहीं? जब उतरा था तब। तो यहाँ जैसे सामान उतरेगा ना, तो प्रॉपर ऑफिसर पर रिकॉर्ड मेंटेन करेगा कि हाँ ये वैल्यू का सामान क्या है, कितना वैल्यू है इसका, क्या क्या, सब कुछ रिकॉर्ड मेंटेन कर लिया जाएगा। तुम आए बिल ऑफ एंट्री लेके होम कंजम्पशन के लिए, और तुमको पहले नहीं, सामान तो 9 लाख का है सर, 10 लाख का तो वैल्यू, मेरे बिल में 10 लाख का वैल्यू है, मेरा सामान कहाँ गया 1 लाख? तो बोलेगा ठीक है, जब सामान 9 लाख का ही बचा हुआ तो 9 लाख पे ही कस्टम ड्यूटी दो, मैंने 3,60,000 लगेगा। इसे वो कहता है नो ड्यूटी ऑन पिल्फर्ड गुड। समझ में आया? नो ड्यूटी ऑन पिल्फर्ड गुड। The importer shall not be liable to pay a duty level on such good except where such goods are restored। लेकिन अगर गुड्स रिस्टोर कर लिया गया, तुमने हल्ला गामा किया, इसमें अरूबर को ढूंढता हूँ, उसको मिल गया कहीं कोना में पड़ा हुआ था, लाके दे दिया तुमको, तब नहीं, रिस्टोर्ड नहीं होना चाहिए पिल्फरेज के बाद। समझ में आ गया? लेकिन अब काहे कि चोरी हो गया सामान, जब उतरा 10 लाख का था, जब उतरा तो 10 लाख का था, लेकिन जब तुमने बिल ऑफ एंट्री फाइल किया होम कंजम्पशन के लिए, या फिर तुमने आया और तुमने कहा कि सर मेरा वेयर हाउस में रखवा दीजिए, तो एक बार वेरीफाई करोगे ना वेयर हाउस में रखने के पहले, तो उस टाइम वेरीफाई किया तो 9 लाख का निकला, तो भैया सरकार को नुकसान हो गया 40,000 का, ये कौन पे करेगा? तो बोला कस्टोडियन, जिसके निगरानी में सामान रखा गया था ना स्पॉट पे, वो इंसान अब ड्यूटी पे करेगा 40,000। इसलिए कभी भी कस्टम पोर्ट से चोरी नहीं होना चाहिए सामान उतरने के बाद, अनलोडिंग के बाद। अनलोडिंग के बाद एक रिपोर्ट बनता है, ठीक है। अगर वो रिपोर्ट बन गया और उस रिपोर्ट में अगर तुमने लिख दिया कि 10 लाख के वैल्यू का गुड्स है, और उसका अगर 10 लाख के वैल्यू का गुड्स नहीं मिला, तो उसके लिए पूरा कस्टम ड्यूटी किसको पे करना पड़ेगा? कस्टोडियन को। समझ में आ गया? तो कस्टोडियन बनना बड़ा परेशानी का है कस्टम पोर्ट पे। समझ गया? अब इसी का एनालिसिस पार्ट है, देखो क्या लिखा हुआ है। The logic behind this section is that when the goods are not under the control of the importer, he should not be required to pay duty on such good. The imported goods should have been pilfered. The pilfered goods should have occurred after the goods are unloaded, but before the proper officer make the order for clearance for home consumption। या तो क्लियर कर दे होम कंजम्पशन के लिए, या फिर डिपोजिट कर दे वेयर हाउस में। तीसरा, the pilfered goods should not be restored back. The term pilfer means steal, especially in a small quantity, petty theft. Therefore, term does not include loss of total package। ऐसा टोटल पैकेज पूरा का पूरा पैकेज लॉस हो गया 10 लाख का, ठीक है, छोटा मोटा चोरी। अब सर्कमस्टांसेस क्या है जब पिल्फर क्लेम कर सकता हो? सर्कमस्टांसेस पहला है, देयर शुड बी एविडेंस ऑफ टैंपरिंग विथ पैकेज। पहला, पैकेज फटा फूटा होना चाहिए कुछ। देयर शुड बी अ ब्लैंक स्पेस फॉर मिसिंग आर्टिकल इन द पैकेज।
तब मिसिंग आर्टिकल शुड बी यूनिट आर्टिकल, ये नहीं कोई हिस्सा चुरा लिया, ठीक है, पूरा का पूरा यूनिट वो मिसिंग होना चाहिए, तभी उसको पिलफरेज मानेगा। The pilferage notice at a time of removal of good by the importer. The pilferage of good would normally be noticed at a time of physical verification of good by custom authority. जब custom authority उसका physical verification करता है तभी उसको पता चलता है कि हाँ goods चोरी हुआ है कि नहीं. However, in some circumstances, it may be so happen that pilferage may be observed only at a time of removal of good by the importer. अब समझो यहाँ पे एक चीज, इंपोर्टर को सामान कब मिलेगा? जब वो इंपोर्ट ड्यूटी पे करेगा। जब वो इंपोर्ट ड्यूटी पे कर दिया सामान तब तो मिल गया, ठीक है। तो इंपोर्टर को कब पता चलेगा? जब गुड्स उसको मिल जाएगा। जब गुड उसको मिल जाएगा तब उसको पता चलेगा। तो उस केस में वो पिलफरेज का सेक्शन कौन सा था ये, सेक्शन 13 एप्लीकेबल नहीं होगा। तो फिर कौन सेक्शन होगा? तो उस केस में सेक्शन दूसरा आएगा, ठीक है, रिमिशन ऑफ ड्यूटी, याद रखना। तो ये पिलफरेज वाला सेक्शन सर कब तक है? अनलोड होने से कब तक? जब तक क्लियर ना हो जाए। क्लियर फॉर होम कंजम्पशन या फिर वेयर हाउस के लिए। जब तक ये ना हो जाए तब तक के लिए, मैंने इसी बीच के समय में ये चीज है। ये पिलफरेज पता कौन करेगा? कस्टम अथॉरिटी। पर अगर पहले ही हो चुका तो सर तब कस्टम अथॉरिटी का कोई लायबिलिटी नहीं है। In such case, the order for clearance, or as the case may be, of our bonding would already have been passed. Therefore, the importer has to ask for survey either by the steamer agent or by the insurance surveyor, and the report issued by them would form the basis for claiming remission. समझ में आ गया? कहने का मतलब, अगर पता कब चला? जब क्लियर हो गया, मैंने ऑर्डर पास हो गया, गुड्स तुमको मिल गया, इसका मतलब क्या? तुमने कस्टम ड्यूटी पे कर दिया या फिर वेयर हाउस में रखवा दिया, तो जब क्लियर करवाओगे तो पता चलेगा। तो इस केस में तुमको फिर ये वाला चीज नहीं मिला, नो ड्यूटी ऑन पिलफर्ड गुड वाला ऑप्शन नहीं है, सेक्शन 12 सेक्शन 13 नहीं है। मैं फिर भूला गया मैं सेक्शन, हाँ सेक्शन 13 नहीं है, ठीक है। उस केस में कहा जाओगे रिमिशन ऑफ ड्यूटी। नो ड्यूटी ऑन पिलफर्ड गुड तुम नहीं लगेगा, क्योंकि ड्यूटी तुमने पहले ही पे कर दिया। कब पे कर दिया? कि जैसे तुमने ये फाइल किया, पे कर दिया, वेयर हाउसिंग में चला गया तो तुम वहां जाके फाइल करोगे, तब पे कर दिया, तो वहां पे क्या आएगा? रिमिशन ऑफ ड्यूटी। समझ में आ गया? उसको तुम क्या कहोगे? सर्वे के लिए आस्क करोगे। समझ में आ गया? In such circumstances, the duty would already have been paid. The remission is allowed in the form of refund. समझ में आ गया? रिफंड देगा। अब ये फॉलोइंग पॉइंट ध्यान रखना। पहला पॉइंट, if goods are pilfered after the order of clearance is made but before the goods are actually cleared, duty is layable. कहने का मतलब, अगर ऑर्डर भी पास हो गया, मतलब तुमने ड्यूटी पे कर दिया है, तुमने ड्यूटी पे कर दिया है, अब तो खाली रिफंड हो सकता है, अब नो ड्यूटी का केस तो लगेगा नहीं। तो वही चीज कह रहा है, इफ गुड्स आर पिलफर्ड आफ्टर द ऑर्डर ऑफ क्लियरेंस इज मेड बट बिफोर द गुड्स आर एक्चुअली क्लियर्ड, ड्यूटी इज लेबल, तब ड्यूटी लगेगा, पूरा ड्यूटी लगेगा। हाँ तुम रिफंड के लिए अप्लाई करो, ठीक है। सेक्शन 13 डील विथ ओनली पिलफरेज, सिर्फ पिलफरेज का बात करता है। लॉस डिस्ट्रक्शन का बात कौन करेगा? सेक्शन 22, ठीक है। फिर सेक्शन 23, नीचे में 22 बोल रहा हूं मैं, सेक्शन 23 बात करेगा। प्रोविजन ऑफ सेक्शन 13 would not apply if it can be shown that pilferage took place prior to unloading. अगर ऐसा प्रूफ कर दिया किसने? कस्टम अथॉरिटी ने, कि ये चोरी पहले ही हुआ था, तो उस केस में ये सेक्शन 13 एप्लीकेबल नहीं होगा। In case of pilferage, only section 13 apply and claim of refund under section 23 is not permissible. अब यहाँ ड्यूटी पे ये नहीं किए हो, पिलफरेज ड्यूटी पे ही नहीं किए थे हम लोग, अभी तो गए ही थे पेपर लेके, तो उसने कहा सर आपका गुड्स चोरी हो गया है, इतना ही सामान बचा है, ठीक है। तो सेक्शन 13 नहीं अप्लाई होगा, सेक्शन 23 होगा। मतलब कहना सेक्शन 23 अप्लाई होगा, 13 नहीं अप्लाई होगा, ठीक है। सेक्शन 13 अप्लाई टू द गुड्स विच आर अंडर द कस्टडी ऑफ कस्टोडियन। सेक्शन 13 तभी अप्लाई होगा जब गुड्स किसके कस्टडी में होगा? कस्टोडियन के कस्टडी में होगा।
ड्यूटी ऑन एनी पिल्फरेज फ्रॉम द कस्टडी ऑफ कस्टोडियन पेबल बाई कस्टोडियन, अगर चोरी होता है कस्टोडियन की निगरानी में रहते हुए तो ड्यूटी जो सरकार को नुकसान हुआ वो कौन पे करेगा? कस्टोडियन पे करेगा। समझ में आ गया? अब आता है रिमिशन ऑफ ड्यूटी। ठीक है, उसके पहले ये आना अबेटमेंट, हाँ, अबेटमेंट ऑफ ड्यूटी। अब तुम गए, ठीक है, वहां सामान लेने गए और तुमको पता चला कि तुम्हारा गुड्स डैमेज है या खराब हो चुका है, तुमने मंगाया कुछ और था, हो कुछ और गया, तो अब क्या होगा? तो बोला गया अगर ये शो कर दिया, मैंने बता दिया, प्रूफ कर दिया जाए, किसके सेटिस्फैक्शन के? असिस्टेंट कमिश्नर के या फिर डिप्टी कमिश्नर के, यही वो सेक्शन है जिसका यूज किया जाता है वैल्यू कम करने के लिए। आया समझ में? यही वो सेक्शन है जिसका लोग इस्तेमाल करते हैं, लो वैल्यू डिक्लेयर करते हैं और उसके बाद उसे कस्टम फ्रॉड जो सुनते हो ना, यही है वो कस्टम फ्रॉड, यही वो सेक्शन है जो कस्टम फ्रॉड में मदद करता है। समझ गए? That any imported goods had been damaged or had deteriorated at any time, अगर कोई गुड्स उतरा तो बढ़िया था, ठीक है, लेकिन खराब हो गया, कब? एनी टाइम बिफोर और ड्यूरिंग द अनलोडिंग ऑफ अ गुड्स इन इंडिया। That any imported goods other than warehouse goods had been damaged at any time after the unloading thereof in India, but before their examination under section 17 on account of any accident, not due to any willful act, negligence or default of importer, his employee or agent। मैंने इंपोर्टर का कोई गलती नहीं है, डैमेज हुआ है किसी और कारण से, ठीक है, वेयर हाउस में आग लग गया, आया समझ में? वेयर हाउस में पानी लीक कर रहा था और मैंने मंगाया क्या था? पेपर, पेपर सड़ गया। तो उस वाले केस में that any warehouse goods had been damaged at any time before clearance for home consumption on account of any accident not due to willful act, negligence, default of honor, his employee or agent। तो ये तीन केसेस है। कहने का मतलब गुड अगर डैमेज हो जाए, डिट्रीब्यूट हो जाए, कब? या तो पहले, मैंने पानी के जहाज पे ही किसी कारण से, मौसम के कारण, कोई भी कारण हो, या फिर अनलोडिंग के दौरान, ठीक है, तो उस केस में भी आपको अबेटमेंट मिलेगा, मतलब ड्यूटी कम लगेगा। गुड डैमेज हो जाए अनलोडिंग के बाद, वेयर हाउस में रखे हुए हैं तब, सॉरी अदर देन वेयर हाउस, वेयर हाउस में नहीं रखा गया है तब, बट बिफोर देयर एग्जामिनेशन अंडर सेक्शन 17। अब समझो ये क्या है। मैंने कहा जैसे ही गुड्स पोर्ट पे उतरेगा उसका एक रिपोर्ट बनेगा, ठीक है, वो जो रिपोर्ट बनेगा वही रिपोर्ट है एग्जामिनेशन अंडर सेक्शन 17। जब वो रिपोर्ट बनेगा तो वो वहां पे अपना वैल्यू निकालता है कि हाँ इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, इस पर रेट क्या लगना चाहिए और ये किस क्लासिफिकेशन में गुड फॉल करेगा। अगर उस एग्जामिनेशन के पहले खराब हुआ है, ठीक है, और वो जो भी खराबी हुआ उसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं, मैंने इंपोर्टर का कोई हाथ नहीं, या उसके कोई एम्प्लॉय का कोई हाथ नहीं, उसके एजेंट का कोई हाथ नहीं, तो उस केस में भी ड्यूटी कम लगेगा, ठीक है, क्योंकि तुम जो डॉक्यूमेंट लेके जाओ ना उसमें वैल्यू कुछ और लिखा रहेगा और इसके रिपोर्ट में वैल्यू कुछ और होगा। क्यों? क्योंकि यार सामान खराब हो गया, ठीक है। वेयरहाउस गुड के लिए कहा गया वही चीज कि आग लग गया, कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, खराब हो गया, जहां भी तुम्हारा इंपोर्टर का कोई गलती नहीं था। समझ में आ गया? तो ये वाला सेक्शन जो था ये था तुम्हारा डायरेक्ट क्लियर फॉर होम कंजम्पशन जो हो जाता है, ठीक है, या फिर कहो तो होम कंजम्पशन नहीं हुआ, वेयर हाउस में, यहां पे समझो वेयर हाउस में जाने से पहले, वेयर हाउस में जाने से पहले वाला केस हो गया और साथ ही साथ डायरेक्ट क्लियर फॉर होम कंजम्पशन, ये दोनों केस जो है यहाँ पे कवर है। अगर एक बार वेयर हाउस में चला गया तो ये चीज कहा गया, ठीक है, क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। कोई दिक्कत? तो ये 3 पॉइंट समझ गए। अगर इन 3 सर्कमस्टांसेस में गुड्स किसी तरह से डैमेज हो जाता है, डिटोरिएट हो जाता है, तो उस केस में ड्यूटी कम लगेगा, उसे ही कहा गया अबेटमेंट ऑफ ड्यूटी। समझ में आ गया? अब वैल्यू कौन डिटरमाइन करेगा? ऑब्वियस सा बात है, प्रॉपर ऑफिसर, ठीक है।
ये लाइन छूट गया। The duty to be charged on goods referred to in subsection 1 shall bear the same proportion to a duty chargeable on the goods before the damage or deterioration, which the value of damaged deteriorated goods bear to the value of goods before the damage deterioration. कहानी कहा भूल जाओ, फॉर्मूला दिखाऊंगा समझ में आ जाएगा। For the purpose of this section, the value of damaged deteriorated goods may be ascertained by either of the following method. अब कैसे वैल्यू कैसे निकालें, जो गुड्स डैमेज हो गया डिटोरिएट हो गया, इसका वैल्यू कैसे निकालें? कहा गया उसका वैल्यू निकाले प्रॉपर ऑफिसर बैठ के अपने हिसाब से, या फिर सच गुड्स में बी सोल्ड बाय प्रॉपर ऑफिसर बाय पब्लिक ऑक्शन और बाय टेंडर और विद द कंसेंट ऑफ ऑनर इन एनी अदर मैनर। ठीक है, या ऑनर के कंसेंट के साथ किसी और मैनर से उसको मतलब वैल्यू मतलब सेल कर दे, ऑक्शन कर दे, जो करना है करे, और जो ग्रॉस सेल प्रोसीड होगा उसी को वैल्यू मान ले। समझ में आ गया? ग्रॉस सेल प्रोसीड मतलब जो भी कॉस्ट ऑफ सेल है उसको इग्नोर कर दे, ग्रॉस सेल प्रोसीड जो होगा उसी को वैल्यू मान ले, ये कहा गया उसका वैल्यू निकालने के लिए। समझ में आया? तो यहाँ केसेस कौन कौन सा कवर है? यहाँ केसेस कवर है वो कि पानी के जहाज पे ही सामान खराब हो गया, उतारने टाइम खराब हो गया, या फिर गुड्स वेयरहाउस होने के पहले पोर्ट पे रखा हुआ था, एग्जामिनेशन के पहले खराब हो गया। ठीक है, जो रिपोर्ट बनना था कस्टम अथॉरिटी को रिपोर्ट मारने के पहले खराब हो गया तब, या फिर गुड्स वेयरहाउस में रखा हुआ था तो बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल करने के पहले खराब हो गया, तो उस केस में आपको मिलेगा अबेटमेंट। समझ में आया? तो ये है ये 3 केसेस, और इन 2 केसेस में क्या रखना है ध्यान कि गलती किसका नहीं होना चाहिए, इंपोर्टर का गलती नहीं होना चाहिए किसी भी हाल। ठीक है, अब वो फॉर्मूला क्या है जो ऊपर लाइन बोला था, जो मैंने बोला इसको भूल जाओ और फॉर्मूला समझो। अगर ये गुड डैमेज नहीं होता तो इसका ड्यूटी क्या होता? तो मैंने कहा इसका ड्यूटी तब होता 10,000 रुपया फॉर एग्जाम्पल। या देखो वैल्यू ऑफ गुड इज 10,000 आफ्टर डैमेज 2,000, ड्यूटी पेबल ऑन 10,000 इज 1,000। तो अगर ये गुड डिटेरियोरेट नहीं होता, डैमेज नहीं होता, ड्यूटी क्या होता? 1,000। जब ये डैमेज हो गया तो इसका वैल्यू क्या है? 2,000। जब ये डैमेज नहीं था तो इसका वैल्यू क्या था? 10,000। हो गया फॉर्मूला। कहने का मतलब 1,000 रुपया कस्टम ड्यूटी था जब वैल्यू 10,000 था, तो जब वैल्यू 2,000 है तो कस्टम ड्यूटी क्या होगा? आया समझ में? 200 रुपये। वैल्यू कैसे सर्टन होगा समझ ही चुके हो, या तो प्रॉपर ऑफिसर खुद कर ले या फिर ऑक्शन कर ले। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन देखो, पेपरलेस स्क्रैप इंपोर्टेड ड्यूरिंग अगस्त बाय सी, अ कंसाइनमेंट ऑफ मेटल स्क्रैप 600 मेट्रिक टन। They filed a bill of entry for home consumption. The assistant commissioner passed an order for clearance for good and applicable duty was paid by them. Duty तुमने पे कर दिया। Paperless scrap thereafter found on taking delivery from the Port Trust Authority that only 5,500 metric ton of scrap were available at the dock, although they had paid duty for 6,000 metric ton. ये तुम्हारा रिमिशन ऑफ ड्यूटी का क्वेश्चन है, तो इसके लिए पहले रिमिशन ऑफ ड्यूटी हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा रिमिशन ऑफ ड्यूटी का है, सेक्शन 23 का है, 22 का नहीं है। सेक्शन 23 हम लोग पढ़े रहे थे, मैंने कहा था उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। आ जाओ सेक्शन 23 पे। ये तुम्हारा रिमिशन ऑफ ड्यूटी ऑन गुड्स लॉट डिस्ट्रॉय और अबेंडन। हुआ क्या कि तुम पहुंच गए, तुमने बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दिया, सामान ले गए, सामान निकाला, तुमने वेरिफिकेशन किया, सामान गिना, गिनने में तुमको पता लगा सामान कम है। ठीक है, या डिस्ट्रॉय हो चुका है पूरी तरह। कि अभी जो अबेटमेंट पढ़ा उसमें क्या था, उसमें ध्यान से देखो कहीं भी गुड्स क्लियर नहीं हुआ था, उसके पहले का ही केस था। जब पिलफरेज पढ़ा तो ध्यान से देखो कहीं भी गुड्स क्लियर नहीं हुआ था, अनलोडिंग के बाद बिफोर वेयर हाउसिंग, बिफोर क्लियर फ्रॉम होम कंजम्पशन था वहां पे। ठीक है, पर सेक्शन 22 में वेयर हाउसिंग कवर था, मैंने वेयर हाउसिंग में सामान चला गया तो भी लॉस हो गया, वहां डिस्ट्रॉय हुआ, लॉस हुआ, तो वहां पे क्या था कि आपका अबेटमेंट था। पर रिमिशन वाले केस में क्या है, आपने ड्यूटी पे कर दिया है, आपको पता चला है प्रॉब्लम है। अभी जो आपने इसके पहले पढ़ा, इसके बाद में मैंने सेक्शन 13 और 22 में
अथॉरिटी को पता था गुड्स कम है, नहीं समझे, अथॉरिटी को मालूम था कि गुड्स में कुछ प्रॉब्लम है। सेक्शन 23 वो जो कहता है कि अथॉरिटी को लगा सब कुछ सही है, उसने क्लियर कर दिया, आपने ड्यूटी पे कर दिया, अब आपको पता चल रहा है कि सामान में कुछ खराबी है या कम है, ठीक है, तो अब वहां पे क्या करें, तो वहां पे फिर प्रूफ देना होता है, आपको प्रूफ करना पड़ेगा। क्या प्रूफ करना पड़ेगा, भैया सामान कम है, लॉस्ट है, डिस्ट्रॉय है, जो भी है, तो मैंने आपको ड्यूटी ज़्यादा पे किया है, तो अब क्या ड्यूटी का आप रिफंड करिए, समझ गए। सेक्शन 13 में क्या था, बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन था, ठीक है, तो वही है सेक्शन 23, तो इसको रीड कर लेना, समझ में आ जाएगा, कुछ ऐसा नहीं है, समझ जाओगे 23 को, ये वाला पार्ट। इसी से पढ़ो, विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 13 where it is shown to the satisfaction of assistant commissioner of custom or deputy commissioner of custom that any imported goods have been lost otherwise as a result of pilferage or destroyed at any time before clearance for home consumption, ठीक है, तो उसको मैं ड्यूटी तुम्हें पे कर दिया है, ड्यूटी पे कर दिया है, अब तुम्हें तुम्हारे सामान के पास ले जाया गया है, अब तुमने सामान देखा, बोला यार इसमें तो कुछ खराबी लग रहा है, तो तुमको प्रूफ करना पड़ेगा ये खराबी है कि नहीं है, ठीक है, जब तुम प्रूफ कर दोगे तो क्या करेगा वो, लगा ठीक है ड्यूटी तो पे कर चुके हो, बिल ऑफ एंट्री फाइल करने टाइम ड्यूटी तो पे हो गया, समझ गए, लेकिन सामान में कुछ खराबी है, तब क्या करेगा, तब रिमिशन देगा, ड्यूटी रिफंड करेगा, समझ में आ गया। Analysis of section 23 showed that it come into play after the duty has been paid, even after an order for home consumption has been passed, order पास हो चुका है, but before the goods are actually cleared, पर goods actual में clear नहीं हुआ है, ठीक है, goods अभी भी सरकार के ही, कस्टम अथॉरिटी के ही कंट्रोल में है, तुमने ड्यूटी पे कर दिया है, सामान देखने गए अपने, पता चला कुछ खराबी है, लॉस्ट है, डिस्ट्रॉय है, कम है, ठीक है, उस केस में, तो उस केस में does not provide the goods will not be liable to duty but duty paid on such goods shall be remitted by the assistant commissioner, तो उस केस में ड्यूटी आपको रिमिट कर दिया जाएगा, मतलब रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है। द रिमिशन ऑफ ड्यूटी, ये तो वही सेक्शन 13 का कहानी है, पढ़ लेना। द रिमिशन ऑफ ड्यूटी इज परमिसेबल ओनली इन द केस ऑफ टोटल लॉस ऑफ गुड, ऐसा नहीं कि रिकवरी हो सकता है, ठीक है, टोटल लॉस हो चुका है, दिस इम्प्लाइड दैट लॉस इज फॉरएवर एंड बियॉन्ड रिकवरी। The loss referred to in this section is generally due to natural causes. Natural causes, याद रखना, चोरी का बात नहीं कर रहा है, natural cause, ठीक है, like fire, flood, etc. The loss referred to in subsection may be at warehouse, हो सकता है ये नुकसान जो है warehouse पे हुआ हो, ठीक है, अगर goods clear for warehouse हो गया, वहां पे आग लग गया, तो वो यहाँ पर कवर है। In the above situation, the loss destruction have to be proved to the satisfaction of assistant commissioner, आपको ये proof करना पड़ेगा। In case the duty has already been paid, refund can be obtained after getting the remission order, जब remission order मिल जाएगा तो आपको ड्यूटी रिफंड कर दिया जाएगा। अब आते हैं relinquish the title to the goods, माने abandonment of goods। अब किसी कारण से आप ड्यूटी पे करने के हालात में नहीं है, तो आपको एक पावर दिया गया कि आप अपना टाइटल रिलिक्विश कर दीजिए, मैंने अपना गुड्स छोड़ दीजिए। कैसे छोड़िएगा, आपको इंडोर्स करना पड़ेगा। क्या इंडोर्स करना पड़ेगा, आइए जानते हैं। द ऑनर ऑफ एनी इंपोर्टेड गुड्स मे एट एनी टाइम बिफोर एन ऑर्डर फॉर क्लियरेंस ऑफ गुड्स फॉर होम कंजम्पशन अंडर सेक्शन 47 and or an order for permitting the deposit of good in warehouse, इन दो चीज के पहले, या तो होम कंजम्पशन या वेयर हाउसिंग के पहले, ठीक है, आप चाहे तो रिलिक्विश अपना टाइटल छोड़ सकते हैं गुड्स के, रिलिंक्विश द टाइटल, ठीक है, एंड देयर अपॉन ही शैल नॉट बी लायबल टू पे ड्यूटी देयर ऑन। However, the owner of any such imported goods shall not be allowed to relinquish his title to such good regarding which an offense, अब ऐसा नहीं कि आप मंगा लिए तो 4000 किलो कोकेन, सॉरी कोकेन नहीं, 4000 किलो ड्रग्स मंगा लिया आपने और उसके बाद करे ना मैं टाइटल रिलिंक्विश कर रहा हूँ, मुझे जेल में मत डालो, ऐसा नहीं होगा, इलीगल काम करोगे तो जेल जाओगे। तो वही चीज करा, अगर गुड्स ऑफेंस है कोई तो उस केस में आपको नहीं छोड़ा जाएगा, उस केस में आप रिलिंक्विश नहीं कर, टाइटल रिलिंक्विश नहीं कर सकते हैं। रिलिंक्विश होगा कैसे, तो उस केस में आपको इंडोर्स करना पड़ता है कस्टम अथॉरिटी के नाम पे कागज,
ठीक है। रिलिंक्विश मीन गिव ओवर द पोजीशन और कंट्रोल ऑफ टू लीव ऑफ, ठीक है। अब ये राइट आप कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हैं बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन या वेयर हाउसिंग के पहले, या तो वेयर हाउसिंग या होम कंजम्पशन, ठीक है। तो इसके पहले ये पावर है आपके पास रिलिंक्विश करने का, समझ में आ गया। अगर गुड्स अबेंडन कर दिया गया, सम टाइम इट मे सो हैपन दैट द इंपोर्टर इज अनविलिंग और अनेबल टू टेक डिलीवरी, सम ऑफ द लाइकली कॉज, जैसे कि पहला गुड्स मंगाया सही नहीं है, ठीक है, खराब क्वांटिटी का भेज दिया, मैंने मंगाया बासमती चावल भेज दिया अरवा चावल, ठीक है। गुड्स डैमेज डिस्ट्रॉय हो चुका है पूरी तरह, या फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कुछ, ठीक है, एक्सपोर्टर द्वारा, तो उस केस में मैं डिलीवरी नहीं लेना चाहता हूँ। सदर को बताना पड़ेगा, ठीक है, आप डिलीवरी नहीं लेना चाह रहे हैं तो क्यों नहीं लेना चाह रहे हैं रिलिंक्विश कर दीजिए, पर बताइए क्यों नहीं लेना चाह रहे हैं, समझ में आया, बताना पड़ेगा। In all the above case, the goods having been imported, the liability to custom duty is imposed, and therefore the importer has to relinquish his title to the goods unconditionally and abandon them. Relinquishment होगा कैसे? इंडोर्स करना पड़ेगा आपको डॉक्यूमेंट, किसके नाम पे? इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ कस्टम, समझ में आ गया। क्यों इलीगल गुड्स के लिए नहीं कर सकते? आप रिलिंक्विश कर दोगे इनके नाम पे, ये जाएंगे जेल आपके लिए। ड्रग्स आपने मंगवाया था ना पोर्ट पे, तो आप ही जल जाइएगा, समझ में आ गया। अलॉन्ग विद द इनवॉइस, इफ द इंपोर्टर डज सो ही विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे द ड्यूटी, तो आपके पास ये अधिकार है, आपको ड्यूटी नहीं पे करना, गुड्स खराब आ गया है या डैमेज है या एक्सपोर्टर ने कुछ ब्रीच कर दिया है कॉन्ट्रैक्ट, तो आपके पास ये पावर है। पर कब तक ये पावर है? जब तक क्लियर ना करवा ले होम कंस्ट्रक्शन के लिए तब तक, या फिर वो वेयर हाउसिंग के लिए। देखिए दो ऑप्शन होता है, जैसे आपका सामान आ गया आपके पास दो ऑप्शन है, या तो वेयर हाउसिंग कराइए या तो क्लियर कराइए। अगर आपने क्लियर कराया तो भी अब रिलिंक्विश नहीं होगा, आपने वेयर हाउसिंग करवा दिया और बोला कि नहीं क्लियर तो बाद में होगा ना, तो अभी तो कर नहीं, अगर वेयर हाउसिंग भी हो गया तो अब आप रिलिंक्विश टाइटल नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर कुछ इलीगल गुड्स है तो उस केस में अलाउ नहीं है, वैसा बात है। अब सेक्शन 13 और 23 में फर्क क्या है? 13 में चोरी होता है, 23 में क्या है, लॉस्ट डिस्ट्रॉय हो गया या फिर आप अबेंडन कर रहे हैं तब कवर है, ठीक है। द इंपोर्टर शैल नॉट बी लायबल टू पे ड्यूटी, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? रिमिशन, ठीक है। ये चोरी वाले केस में था, ये डिस्ट्रक्शन वाले केस में है, रिस्टोरेशन पॉसिबल ना हो, यहाँ भी रिकवरी पॉसिबल ना हो। वेयर हाउसिंग पे एप्लीकेबल नहीं था, ये एप्लीकेबल था, ठीक है। यहाँ पे ऑनर्स टू प्रूव पिलफरेज किसके पास था? इंपोर्टर के पास नहीं था, एग्जामिनेशन के टाइम पर चलता था प्रॉपर ऑफिसर को, ठीक है। यहाँ पे लेकिन आपको प्रूफ करना पड़ता है, किसको? इंपोर्टर को, समझ में आ गया। पिलफरेज कब से कब तक का था? पिलफर्ड आफ्टर द अनलोडिंग and before the proper officer made an order for clearance or deposit in warehouse. The imported goods must be lost destroyed any time before clearance for home consumption. समझ में आ गया? तो इसका मतलब ये लाइन काट दे, ठीक है। समझिए एक चीज, ये कह रहा है कि होम कंस्ट्रक्शन क्लियर होने के पहले तक, ठीक है, बट यहाँ एक्ट कह रहा है कि अगर या तो आप क्लियर करा लीजिए या फिर ऑर्डर पास हो जाए वेयर हाउसिंग के लिए, तब हम इसको सही माने कि इसके बकवास को सही माने, अब समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। पर सही मायने में मानिए तो ये सही है, ऐसा नहीं है गलत है। 47 से बात किया, पर ये 60 का ही बात किया था, पता नहीं क्यों ऐसे लिखा है। अच्छा हाँ सॉरी, गलती मुझसे ही हो गया, ये तो रिलिंक्विशमेंट के केस में था ना, यहाँ तो वेयर हाउस गुड भी था ना, लॉस डिस्ट्रॉयड वाले केस में तो वेयर हाउस गुड्स भी था, मैं ही गलती कर गया था। तो ये जो बात कर रहा है ना यहाँ पे, ये अमेंडमेंट का बात नहीं कर रहा है। अमेंडमेंट का पावर कब तक है? अमेंडमेंट का पावर तब तक है जब तक कि गुड्स क्लियर ना हो जाए होम कंजम्पशन के लिए या फिर
वेयर हाउसिंग ना हो जाए। लेकिन लॉस डिस्ट्रॉयड वाला जो केस है वो वेयर हाउस पे भी एप्लीकेबल था, अभी हमने पढ़ा था, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया ऊपर नीचे के चक्कर में। तो वेयर हाउसिंग वाला केस में भी एप्लीकेबल था। जब तक क्लियर ना हो जाए तब तक आप ये सेक्शन 23 का यूज कर सकते हैं, और ये वही सेक्शन है जिसका इस्तेमाल होता है आपका कस्टम फ्रॉड में। ठीक, सॉरी ये वो सेक्शन है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, ये वो सेक्शन है इसका यूज होता है कस्टम फ्रॉड में, इसका नहीं होता है। इसका इस्तेमाल करना थोड़ा दिक्कत होता है, बट लोग करता हुआ भगवान जाने। पर मेरे हिसाब से जो ज़्यादातर यूज होता है सेक्शन इसका यूज किया जाता है वो यही है, लेस ड्यूटी पे करने वाला। ठीक है, अबेटमेंट। अब एक आपका लास्ट है, वो है डेंचरिंग और म्यूटिलेशन ऑफ गुड। ये क्या होता है? कुछ कुछ सरकार नियम बना रखा है, ठीक है, कि ये गुड्स इंडिया में नहीं आने चाहिए, या ये गुड्स आ सकता है बट इसका ये इस तरह का, मैंने उस गुड्स का से अलग अलग चीज़ होता है ना। फॉर एग्जांपल एक दिया हुआ है आपको, जैसे इथाइल अल्कोहल विच इज नॉट denatured attract a higher rate of custom duty as it can be used for industrial as well as human consumption purpose, whereas denatured ethyl alcohol can only be used for industrial purpose and hence attract lower rate of duty. Assuming undenatured ethyl alcohol is imported, which is to be used by importer for industrial purpose only, then importer may make a request for denaturing of ethyl alcohol. Denaturants can be added to the denature the spirit as per the above rule 7, and once they are denatured, they attract a lower rate of duty subject to the provision of said rule. समझ में आया? नहीं समझे? होता क्या है, सरकार का कहना है सेक्शन 24 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, तो उसने रूल बनाया। क्या रूल बनाया? फॉर परमिटिंग एट द रिक्वेस्ट ऑफ ऑनर, अगर ऑनर रिक्वेस्ट करता है, द डिनेचरिंग और म्यूटिलेशन ऑफ इंपोर्टेड गुड्स विच आर ऑर्डिनरली यूज्ड फॉर मोर देन वन पर्पस, उसका इस्तेमाल एक से ज्यादा पर्पस के लिए हो सकता है, जैसे कि इथाइल अल्कोहल, ठीक है, विच इज नॉट डिनेचर्ड, इसका इस्तेमाल दोनों केस में था, इंडस्ट्रियल भी ह्यूमन भी। लेकिन अगर डिनेचर्ड कर दिया जाए तो इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल के लिए हो सकता है। इस पर रेट हाई था और इस पर रेट लो था, ठीक है, तो मैं हाई रेट क्यों पे करूं? तो मैं जाऊंगा और बोलूंगा भैया इसको डिनेचर कर दो, ठीक है, तो मेरे कहने पे ही डिनेचर होगा, सरकार को अपना रेवेन्यू थोड़े कम करना है। अगर मैं कहता हूं डिनेचर कर देगा फिर मुझे दे देगा। so as to render them unfit for one or more of such purpose, and where any goods are so denatured or mutilated, they shall be chargeable to duty at such rate as would be applicable if the goods had been imported in the denatured or mutilated form. तो उस केस में क्या होगा, जो रेट लगेगा डिनेचर्ड गुड पे वही आपको लगेगा। जैसे इस वाले केस में भी जब डिनेचर्ड कर दिया गया, इसको रेट लोअर रेट लगा था। आया समझ में? If any imported goods can be used for more than one purpose and duty is liable on the basis of its purpose of utilization, then denaturing or mutilation of such good is useful. But denaturing goods are made unfit for other purpose. After denaturing process, goods can be used only for one purpose. Accordingly, duty can be levied. समझ में आ गया? तो ये कब है? जब मैं जाके बोलूंगा कि ऐसा कर दो तब, ठीक है। तो ये कस्टम में क्या है, चैप्टर 1, 2, 3 और 4, ये 4 चैप्टर काफ़ी होता है आपका, 20 मार्क्स का या 25 मार्क्स का जो है, तो उसमें 10 से 15 मार्क्स आपको आ जाता है इन्हीं 4 चैप्टर से। बाकी चैप्टर आपको पढ़ना हो पढ़ सकते हैं, मैं ये 4 पढ़ाऊँगा, उसके बाद वापस चले जाएंगे हम लोग जीएसटी के अंदर मॉड्यूल 3 के अंदर, ठीक है। उसके बाद फिर आपको पढ़ा दूंगा बाकी कस्टम भी, लेकिन अभी के लिए मैं आपको पढ़ाऊँगा 4, ठीक है। तो ये समझ में आ गया डिनेचरिंग और म्यूटिलेशन क्या होता है। तो ये था आपका आज का चैप्टर। हाँ, ये क्वेश्चन हमने छोड़ा था। तो हुआ क्या कि 6000 मेट्रिक टन मंगाया, ठीक है, सब कुछ फाइल कर दिया, बिल ऑफ एंट्री हो गया, टैक्सेस पे कर दिया, पर जब जाके देखा तो पता चला 5500 मेट्रिक टन ही है। समझ में आया? जबकि ड्यूटी 6000 मेट्रिक टन के लिए पे किया है। Since there was no short landing of cargo, the short delivery of 500 metric ton was also substantiated by a port trust authority who gave a
वेटमेंट सर्टिफिकेट टू पेपरलेस स्क्रैप, पीएलएस स्क्रैप। ऑन फाइलिंग ऑर्गेनाइजेशन टू अ कस्टम डिपार्टमेंट, पीएलएस स्क्रैप हैज बीन डायरेक्टिंग इन राइटिंग जस्टिफाई एज टू विच प्रोविजन ऑफ कस्टम एक्ट। तो कौन सा प्रोविजन होगा बताइए? सेक्शन 23 रिफंड। मैं ड्यूटी पे कर दिया, सारा सबूत है, मैंने प्रूफ कर दिया। कैसे प्रूफ किया मैंने? ये सर्टिफिकेट था मेरे पास जो दिया गया था, ठीक है। तो एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 23, where it is shown to satisfaction of assistant or deputy commissioner that any imported goods have been lost or destroyed otherwise as a result of pilferage at any time before clearance from home consumption, समझ गए? तो उस केस में रिमिशन ऑफ ड्यूटी होगा, तब मुझे ड्यूटी ये लोग रिफंड करेंगे। समझ में आ गया? अब देखिए सेक्शन 13, 22 और 23। 13 कहाँ तक कवर किया? बस अनलोडिंग हुआ और बिफोर वेयर हाउसिंग, बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। सेक्शन 22 क्या बोला? सेक्शन 22 वेयर हाउसिंग भी कवर किया, वेयर हाउसिंग भी कवर किया, ठीक है, पर क्लियरेंस नहीं कवर किया। वेयर हाउसिंग कवर किया, गुड्स जहाज पे खराब हो गया था, उतरने के बाद खराब हो गया, बिफोर रिपोर्ट अंडर सेक्शन 17, एग्जामिनेशन रिपोर्ट के पहले खराब हो गया, वो कवर किया। तो ये बिफोर अनलोडिंग, आफ्टर अनलोडिंग, वेयर हाउसिंग, सारा चीज कवर किया। पर ये सेक्शन 23 है, ये क्या कवर किया? बिफोर नहीं, आफ्टर, आफ्टर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। साथ ही साथ यहाँ पे क्या था? अबेंडमेंट का भी था। अबेंडमेंट राइट कब तक है आपके पास? या तो क्लियर हो जाए या तो वेयर हाउसिंग हो जाए, तब तक है। लेकिन लॉस्ट और डिस्ट्रक्शन में रिमिशन ऑफ ड्यूटी का राइट कब तक है आपके पास? बिफोर आफ्टर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन के बाद वो राइट आपके पास आता है, अगर गुड्स लॉस्ट या डिस्ट्रॉयड कभी भी हो जाए, कभी भी हो जाए, ठीक है। हमें ड्यूटी पे कर दिया। एक्चुअल क्लियरेंस, तो यहां पे कर सकते हैं कवर सेक्शन 23 में क्या है? एक्चुअल क्लियरेंस। समझ में आ गया? तो ये ध्यान रखिएगा 13, 22, 23। अभी और वे चैप्टर में तो हम लोग कल करेंगे, ठीक है। अभी मैंने आपको जो वो 3 फैक्टर था, वो 3 फैक्टर में से 2 समझा दिया, ठीक है, एक तरह से। बचा है आपका एग्जाम्पशन, जो थर्ड फैक्टर था वो हम लोग पढ़ेंगे, रूल्स, ठीक है, और कुछ टॉपिक और है उसके बारे में जानेंगे।